हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज निकाह इन दी मुस्लिम लॉ। तो इसमें हमें कंडीशंस देखनी है मुस्लिम मैरिज में कौन कौन सी कंडीशंस हैं वैलिड मैरिज के लिए, साथ में प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब हम कवर करेंगे। तो जो कंडीशंस हैं आपकी मुस्लिम मैरिज की वो 4 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, सेकंड विटनेस, थर्ड इज़ कॉम्पिटेंस जो होने चाहिए, ब्राइड और ग्रूम कॉम्पिटेंट एज के होने चाहिए, और फोर्थ है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। अब ये चारों पॉइंट्स हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली जो एसेंशियल कंडीशन आती है निकाह के लिए वो है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, जिसको इजाब कबूल भी बोला जाता है। इजाब का मतलब होता है ऑफ़र और कबूल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। और ये जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है ये सेम सिटिंग में होनी चाहिए, सेम ही ट्रांजैक्शन में होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं हो सकता कि ए ने आज ऑफ़र किया मैरिज के लिए और जो बी है वाइफ वो 4 दिन बाद रिस्पॉन्ड कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं। तो इस कंडीशन में वो निकाह नहीं माना जाता। सेम ही ट्रांजैक्शन में होना चाहिए, एक ही बार में होना चाहिए। और इवन अगर वो फ़ोन पर भी हो रहा है, मतलब वीडियो कॉल्स के थ्रू भी ये हो सकता है, तो फिर वो एक साथ ही होना चाहिए। मतलब एक बार में ऑफ़र बोला उसको तुरंत ही जो वाइफ हैं, जो वुमेन होगी, उनको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी निकाह के लिए। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है ये सेम सिटिंग में होनी चाहिए, सेम ही ट्रांजैक्शन में होनी चाहिए। और फिर जो इजाब कबूल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, उसे अक़्द भी बोला जाता है और उसको निकाह नामा भी बोला जाता है। तो ये भी वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट्स हो गया ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है विटनेस। विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ मैरिज इन मुस्लिम लॉ। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है शिया और सुन्नी में। तो शिया में तो कोई विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है मैरिज के टाइम पर, लेकिन सुन्नी में रिक्वायरमेंट है। और कितने विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है? अगर मेल विटनेस है तो 2 आपको चाहिए, 2 मेल होने चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज टू विटनेस द मैरिज। और अगर फीमेल है तो 2 फीमेल या फिर उसके साथ 1 मेल होना चाहिए, या तो 2 मेल होंगे या फिर 2 फीमेल प्लस 1 मेल। और ये जो होंगे ये मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए और साथ में मुस्लिम होने चाहिए। तो ये विटनेस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर कोई मैरिज हो जाती है विदाउट विटनेस तो वो मैरिज वॉइड नहीं हो जाती है, वो मैरिज को इरेगुलर बोला जाता है। बाद में विटनेस को ऐड करके जो मैरिज है उसको वैलिड किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर विटनेस नहीं है बाई चांस सुन्नी मुस्लिम में, तो भी मैरिज वॉइड नहीं होती है, इरेगुलर होती है। तो 2 रिक्वायरमेंट्स आपके हो गए, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड सेकेंड इज़ विटनेस की रिक्वायरमेंट। फिर थर्ड रिक्वायरमेंट आती है कॉम्पिटेंसी ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो ब्राइड हैं और ग्रूम हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए एक वैलिड मैरिज के लिए। तो नॉर्मली मैरिज के लिए अगर हम नॉर्मल एक्ट से जाएँ, जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, तो उसमें मेल की एज 21 ईयर्स होती है और फीमेल की 18 ईयर्स एटलीस्ट होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लॉ में एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो मुस्लिम लाइफ है उसमें 3 स्टेजेस को में उसको बांटा गया है। एक होती है शाहगीर, एक होती है शरीरी, एक होती है बुल्ग। तो जो शाहगीर है उसमें आते हैं जो इनकी एज 7 ईयर्स से कम की होती है। शरीरी में आते हैं 7 to 15 ईयर्स, और बुल्ग होती है जो 15 या 15 साल से ऊपर है। तो मुस्लिम्स में जो 15 ईयर्स की एज है उसे एज ऑफ प्यूबर्टी कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर जो है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उसको मेजर कंसिडर कर लिया जाता है। तो मुस्लिम्स के लिए जो 15 ईयर्स की एज है उसको एज ऑफ मैरिज मतलब वैलिड मैरिज यहाँ पे मानी जाती है। लेकिन अगर उससे 15 साल से कम की भी एज है तो उन कंडीशन में भी जो गार्जियंस हैं वो मैरिज को फिक्स करवा सकते हैं। तो अगर 7 ईयर्स से कम की एज है या फिर 7 to 15 ईयर्स है तो इन दोनों स्टेजेस में गार्जियनशिप की जो कंसेंट है उनकी रिक्वायरमेंट है मैरिज के लिए मुस्लिम लॉ में। तो आपको ध्यान रखना है कि प्यूबर्टी की एज को मुस्लिम्स में कंसिडर किया जाता है एज ऑफ मेजॉरिटी। और 15 ईयर्स में जो मेल और फीमेल हैं वो खुद की अपनी मर्ज़ी से बिना गार्जियंस की परमिशन के भी मैरिज फ़िक्स कर सकते हैं अपनी। और अगर उससे पहले की है शाहगीर या फिर शरीरी वाली स्टेज में, यहाँ पर गार्जियंस फिक्स कर सकते हैं मैरिज को। इसमें फिर शिया और सुन्नी में थोड़ा सा डिफरेंस है प्यूबर्टी की एज में, बट इंडिया में नॉर्मली 15 ईयर्स को कंसिडर किया जाता है एज ऑफ प्यूबर्टी। तो आपको ये 15 ईयर्स वाला याद रखना है। फिर इसमें ये आता है कि अगर मैरिज जो है वो गार्जियंस फिक्स कर रहे हैं तो गार्जियंस में कौन कौन फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें भी शिया और सुन्नी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक लिस्ट दी हुई है दोनों में ही कि कौन कौन गार्जियंस में फ़िक्स कर सकते हैं मैरिज को। तो शिया में सबसे पहला जो राइट है वो फादर के पास है। अगर फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर के पास है। ग्रैंडफादर के फिर अगर
इसमें कोई कितने भी मतलब हो सकते हैं, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर के मतलब फादर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला राइट फादर के पास है, फिर ग्रैंडफादर के पास है, और फिर थर्ड राइट आता है अदर गार्जियंस, उसमें मदर, अंकल, ग्रैंड मदर, ये सारे आ जाते हैं। अगर फादर या ग्रैंडफादर ने मैरिज को करवाया है मुस्लिम्स में, तो उस मैरिज को वैलिड ही कंसीडर किया जाता है, एक्सेप्ट अगर मैरिज नेग्लिजेंस की वजह से परफॉर्म हो गई है या फिर कोई फ्रॉड किया गया है। तो इन दोनों केसेस के अंदर मैरिज को रेप्यूडेट किया जा सकता है, मतलब मैरिज को ख़त्म किया जा सकता है। बाकी कंडीशंस में जो चाइल्ड की उन्होंने अपनी मैरिज फिक्स करवाई है वो वैलिड ही रहती है। बट अगर अदर गार्जियंस ने करवाई है फादर ग्रैंडफादर के अलावा, जो ऐसे अंकल हो गई, मदर, इन सब ने अगर मैरिज करवा दी है माइनर की, तो वो मैरिज जो है बाइंडिंग नहीं होती है चाइल्ड पर, उसको वॉइड कंसीडर किया जाता है। बट अगर वो चाइल्ड जो है जब वो मेजॉरिटी की एज पर आ जाएगा, 15 ईयर्स का हो जाएगा, तो उसके पास एक राइट होता है कि वो मैरिज को रेक्टिफाई कर सकता है। नॉर्मली वॉइड है अगर अदर गार्जियन ने कराई है, बट अगर चाइल्ड चाहे तो मेजर होने के बाद वो रेक्टिफाई कर सकता है मैरिज को। तो इसमें ये तो हो गया शिया का कॉन्सेप्ट। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो है आपके सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट। तो सुन्नी में गार्जियंस की जो लिस्ट है वो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि, और ये आपको क्रोनोलॉजिकली याद रखने हैं कि पहले नंबर पे कौन है, फिर सेकंड नंबर पे कौन है, इस तरीके से। तो फर्स्ट और सेकंड पे तो वही है, पहले पे फादर, सेकंड पे ग्रैंडफादर, और ये मैरिज बाइंडिंग होती है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नेग्लिजेंस या फिर अगर फ्रॉड हुआ है। फिर अदर गार्जियंस की भी यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली लिस्ट दी हुई है। तो अदर गार्जियंस में सबसे पहले आते हैं ब्रदर। ब्रदर नहीं है तो पैटर्नल अंकल आएंगे, वो भी नहीं है तो मदर, मदर भी नहीं है तो मैटर्नल अंकल, और मैटर्नल अंकल के बाद आते हैं कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मैटर्नल साइड से होगा, जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है मदर के साथ। और अगर इनमें से भी कोई भी नहीं है तो फाइनली जो कोर्ट हैं, जो काजी हैं, स्टेट हैं, वो भी जो चाइल्ड है, माइनर है, उसकी मैरिज को फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें ये आपको अदर गार्जियंस वाली लिस्ट भी याद रखनी है सुन्नी में, पहले क्रोनोलॉजिकली ये याद रखनी है। उसके बाद ये है कि अगर अदर गार्जियन ने भी मैरिज करवाई है तो भी सुन्नी में मैरिज वैलिड ही रहती है। बट चाइल्ड के पास एक ऑप्शन रहता है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जिसको बोला जाता है खियार ए बुल्ग। इसका मतलब है कि जो चाइल्ड है जब वो एक मेजर हो जाता है, मतलब 15 ईयर्स का वो हो जाएगा, वो चाहे तो अपनी मैरिज को रेप्यूडेट कर सकता है, लेकिन ये उसी कंडीशन में कर सकता है अगर वो मैरिज जो है वो अगर कॉन्जुमेट नहीं हुई है। एक बार अगर मैरिज कॉन्जुमेट नहीं हो जाती है तो इवन आफ्टर मेजर बनने के बाद भी जो माइनर जिसकी शादी फिक्स करवाई थी गार्जियंस में, वो उसको रेप्यूडेट नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट है खियारे बुल्ग, इसका ध्यान रखना है। खियारे बुल्ग का मतलब बेसिकली होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। जो माइनर की अगर शादी फिक्स गार्जियन के द्वारा की जाती है तो मेजर होने के बाद ये वाली एक ऑप्शन रहता है जिनकी मैरिज फिक्स की गई है गार्जियंस के द्वारा। तो बस आपको ध्यान रखना है खियारे बुल्ग का मतलब होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, और ये सुन्नी लॉ में कॉन्सेप्ट ये वाला एग्जिस्ट करता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन इन मुस्लिम मैरिज। तो प्रोहिबिशन दो तरीके की है मुस्लिम मैरिज में, एक है रिलेटिव, एक है एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव प्रोहिबिशन, अगर ये तरीके की प्रोहिबिशन एग्जिस्ट करती हैं तो फिर जो मैरिज है वो वैलिड नहीं होती, बल्कि वो या तो इरेगुलर हो जाती है या फिर वो वॉइड हो जाती है। तो अगर सारी की सारी कंडीशंस एकदम एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कि एज एकदम परफेक्ट है और ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ है, विटनेस की रिक्वायरमेंट है, सारी कंडीशंस के बाद अगर निकाह होता है तो उस मैरिज को वैलिड बोला जाता है। और वैलिड का मतलब है सही, ये वर्ड आपको याद रखना है, वैलिड को सही बोला जाता है। और अगर रिलेटिव प्रोहिबिशन है तो वो मैरिज को टर्न कर देती है या तो इरेगुलर में या फिर वॉइड में। इरेगुलर को बोला जाता है फासिद और वॉइड को बोला जाता है बातिल। और अगर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में एग्जिस्ट करती है मैरिज तो वो उसमें मैरिज डायरेक्टली वॉइड डिक्लेयर हो जाती है, मतलब कि वॉइड का मतलब है बातिल। तो ये रिलेटिव प्रोहिबिशन है। अब इनको हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव प्रोहिबिशन में कौन से प्रोहिबिशंस आते हैं और एब्सोल्यूट में कौन कौन सी प्रोहिबिशंस आती हैं। तो जो आपका रिलेटिव प्रोहिबिशन है उसमें आती है मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब है जो हज यात्रा होती है, जो इस तरीके के रिलीजियस वर्क होते हैं, उनके ड्यूरेशन में आप मैरिज नहीं कर सकते। और अगर कर ली है तो मैरिज या तो इरेगुलर हो जाएगी या फिर वॉइड हो जाएगी। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है मैरिज इन अल कफ़त। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका बेसिकली मतलब होता है कि सेम सोशल जो कंडीशंस होती है ना, सेम सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के लोगों को ही आपस में शादी करनी चाहिए। तो स्टेटस के अकॉर्डिंग शादी वाला कॉन्सेप्ट है ये, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया में। फिर थर्ड आता है आपका री मैरिज आफ्टर डाइवोर्स। तो अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है और वो दोबारा से अपनी वाइफ से जिसको डाइवोर्स दिया उसी से ही शादी करना चाहते हैं
तो जो वाइफ़ है उनको एक हलाला का कॉन्सेप्ट है, उसमें मतलब हलाला को वो फॉलो करना पड़ता है वाइफ़ को। देन उसके बाद ही वो दोबारा से शादी कर पाएंगी अपनी, जिन्होंने मतलब हस्बैंड ने डाइवोर्स दिया है। तो ये है कि रीमैरिज आफ्टर डाइवोर्स, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से दोबारा से शादी करना चाहते हैं डाइवोर्स देने के बाद, तो हलाला फ़ॉलो करना पड़ता है वाइफ़ को। तो ये भी एक रिलेटिव प्रोहिबिशन में आते हैं। अगर बिना हलाला फ़ॉलो किए अगर शादी हो जाती है तो वो मैरिज या तो इर्रेगुलर होगी या फिर वॉइड होगी। फोर्थ रिलेटिव प्रोहिबिशन में आता है मैरिज ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। जो इद्दत पीरियड होता है, जो 3 महीने का नॉर्मली होता है, उस ड्यूरेशन में भी वाइफ दूसरी शादी नहीं कर सकती है, और अगर कर ली है तो वो मैरिज इर्रेगुलर या वॉइड हो जाती है। फिर फिफ्थ आते हैं अनलॉफुल कंजक्शंस। इसके अंदर कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिसमें शादियां नहीं हो सकती, जैसे कि अगर अगर हस्बैंड वाइफ की शादी हो रखी है तो हस्बैंड वाइफ की बहन से शादी नहीं कर सकते। तो इस तरीके के कुछ रिलेशंस बन जाते हैं जिनमें मैरिज नहीं हो सकती, तो वो मेंशन है आपके अनलॉफुल कंजक्शंस में। और फिर लास्ट है मैरिज टू द फिफ्थ वाइफ। तो इस्लाम में 4 वाइफ अलाउड हैं, तो अगर फिफ्थ वाइफ से अगर शादी हो जाती है तो वो इर्रेगुलर या वॉइड हो जाती है। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं रिलेटिव प्रोहिबिशन वाली, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर ये शिया मुस्लिम ने की है तो वो मैरिज वॉइड हो जाती है, लेकिन अगर सुन्नी मुस्लिम है तो वो मैरिज इर्रेगुलर हो जाएगी। तो जितने भी प्रोहिबिशंस हैं उनमें अगर शादी हो जाती है तो वो सुन्नी में इर्रेगुलर होती है और शिया में वो वॉइड होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये इद्दत का पीरियड भी है, जैसे कि अगर मैरिज मतलब डाइवोर्स हो जाता है तो वाइफ़ को एक इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ता है, और उस पीरियड के ड्यूरेशन में वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो यहीं पर ही मेंशन है कि कितना होगा, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर 3 ल्यूनर मंथ, या इन डेथ के केस के अंदर ये 4 महीने और 10 दिन का होता है। फिर आपके आते हैं एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो अभी हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोहिबिशन। रिलेटिव प्रोहिबिशन के बाद कुछ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन भी हैं जिनमें अगर शादी हो जाती है तो फिर उसको वॉइड ही माना जाएगा, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में आपके तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, 3 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले ऐसे प्रोहिबिशंस जो कि ब्लड के रिलेशंस की वजह से आए हैं, जैसे कि उन्हें बोलते हैं कॉन्जिग्यूनिटी या फिर कुबारत। जैसे कि जो ब्लड के आपके रिलेशंस हैं आप उसमें शादी नहीं कर सकते ऐसे रिलेशंस में। सेकंड आती है एफिनिटी मुशर्रत। ये ऐसे प्रोहिबिशंस हैं जो कि मैरिज की वजह से प्रोहिबिशन क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि वही डॉटर इन लॉ से शादी नहीं हो सकती, मदर इन लॉ से शादी नहीं हो सकती। तो ये वाले जो मैरिज की वजह से प्रोहिबिशंस आते हैं उनको एफिनिटी या फिर मुशर्रत बोला जाता है। और थर्ड आपके आते हैं फोस्टरेज, इसमें रिज़ा आता है, और ये प्रोहिबिशन है जो ये फोस्टरेज की वजह से क्रिएट होते हैं। इसको तहरीम और रजा भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको बस ये 3 जो मेन नाम है ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट, मतलब कौन कौन से प्रोहिबिशन है एब्सोल्यूट में। कॉन्जिग्यूनिटी, एफिनिटी, फोस्टरेज, रिलेटेड टू ब्लड, रिलेटेड टू मैरिज, और इसमें आ जाएगा। और इसके जो ये वर्ड्स हैं ना, जो कुबारत है, मुशर्रत है, रिज़ा है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक और आता है कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस के बारे में। ये भी एक तरह का प्रोहिबिशन ही है। तो 3 बेसिकली तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं किताबिया जो बिलीवर ऑफ बुक होते हैं, एक होते हैं फायर वर्शिपर्स, और एक होते हैं आइडियल वर्शिपर्स। तो जो मुस्लिम है वो केवल किताबिया से शादी कर सकता है, वो फायर वर्शिपर्स और आइडल वर्शिपर्स से मैरिज नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो मैरिज वॉइड होती है। तो मुस्लिम या तो मुस्लिम से शादी कर सकते हैं या फिर किताबिया मतलब जो बिलीवर ऑफ बुक होते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स भी बिलीवर ऑफ बुक हैं, और इसी तरीके से कुछ और रिलीजन्स भी हैं जो एक बुक को मानते हैं, उनसे भी मैरिज कर सकते हैं मुस्लिम्स। इसमें भी थोड़ी सी अलग कंडीशंस हैं शिया और सुन्नी में, और मेल और फीमेल को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सुन्नी में मैरिज कौन कौन सी कंडीशंस में अलाउड है अगर इंटर रिलीजियस हो रही है। तो अगर शिया फीमेल है तो मेल किस किस से शादी कर सकते हैं, एक साइड ये लिखा हुआ है, दूसरी साइड मेंशन है कि फ़ीमेल किस किस से शादी कर सकती हैं। तो अगर मेल है, शिया मेल है, तो सुन्नी मेल है तो वो शिया फ़ीमेल से शादी कर सकते हैं, और सुन्नी फ़ीमेल से शादी कर सकते हैं, किताबिया से कर सकते हैं। अगर नॉन किताबिया से करेंगे तो वो मैरिज इर्रेगुलर हो जाएगी। और अगर फ़ीमेल है तो वो शिया मेल से कर सकती हैं, सुन्नी मेल से कर सकती हैं, बाकी किताबिया से भी नहीं कर सकती, नॉन किताबिया से भी नहीं कर सकती। वो इन दोनों ही केसेस में मैरिज वॉइड हो जाती है। तो एक तो ये डिफरेंस है सुन्नी में। और शिया में मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम ही है। तो अगर मेल भी शिया और सुन्नी फ़ीमेल से शादी कर सकते हैं, फ़ीमेल भी मेल सुन्नी और मेल शिया से शादी कर सकती हैं। किताबिया और नॉन किताबिया से शिया में कोई भी शादी नहीं कर सकता, अगर कर लेते हैं वो तो वो शादी वॉइड हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है इसमें मैरिज में, मूता मैरिज का कॉन्सेप्ट। ये जो मूता मैरिज का कॉन्सेप्ट है ये केवल शिया में एग्जिस्ट करता है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो मैरिज होती है एक तरीके की टेम्पररी मैरिज होती है जो कि इन्जॉयमेंट के लिए की जाती है। ये जो 4 वाइफ्स अलाउड हैं उसके बाद भी अगर 5th से शादी करनी है तो उसको बोला जाता है मूता मैरिज। और एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है। मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन होता है कि ये शादी कितने टाइम तक के लिए चलेगी, तो 1 साल के लिए लिख दिया, 4 महीने के लिए लिख दिया, तो इस तरीके से उसमें मेंशन होगा, तो इसको टेम्पररी मैरिज बोला जाता है। एक तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा ये कि ये केवल शिया में एग्जिस्ट करती है, सुन्नी में एग्जिस्ट नहीं करती है। और फिर आपका एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है अक़्द फ़िज़ूली। अक़्द फ़ज़ूली इसका मतलब है कि अगर जैसे गार्जियंस अगर मैरिज करवाते हैं माइनर की फ़िक्स मुस्लिम्स में, तो अगर फादर के ज़िंदा होते हुए ग्रैंड फादर ने फ़िक्स करवा दी मैरिज, तो इस तरीके की शादी को बोला जाता है अक़्द फ़िज़ूली। मतलब कि जब मैरिज परफॉर्म करवा दी जाती है बाय द फादर गार्जियन इन द प्रेजेंस ऑफ द नियरर गार्जियन, और उनकी परमिशन के बिना, तो ऐसी मैरिज वॉइड होती है और इस ऐसी तरीके की मैरिज को अक़्द फ़ज़ूली बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर जैसे कि फादर के होते हुए ग्रैंड फादर ने करा दी, ग्रैंड फादर के होते हुए जो अदर गार्जियंस की लिस्ट है उनमें से किसी ने मैरिज फ़िक्स करा दी, तो इस टाइप की मैरिज को बोला जाता है अक़्द फ़ज़ूली। और फिर आपके इसमें 2-3 केस लॉज आते हैं, जैसे कि अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि जो निकाह है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अमीना बीबी वर्सेस हसन खोया, इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि जो निकाह है उसमें दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट भी उसका माना जाता है और उसको एक सैक्रामेंटल फीचर्स भी इसके अंदर हैं, तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। थर्ड केस है आपका अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तीफ़ा, जिसके अंदर सेम चीज़ यही हेल्ड हुई थी कि बोथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलीजियस सैक्रामेंट माना जाता है निकाह को। तो ये तीनों केसेस के आपको नाम ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली, और जो भी इनमें हेल्ड हुआ था वो भी मेंशन है जो आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें एक ध्यान रखना है आपको सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1995 का। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि एक जो हिंदू एक हस्बैंड है उसने शादी कर लिया, वो हिंदू है, और फिर दोबारा से वो क्या करता है, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ इसलिए जिससे कि वो दूसरी शादी कर सके। तो अगर इस तरीके के रीज़न की वजह से कोई इस्लाम में कन्वर्ट होता है कि वही केवल इसलिए कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो वो जो सेकंड मैरिज होगी वो वॉइड होगी और हस्बैंड को बाईगैमी के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अंडर आईपीसी सेक्शन नंबर 494 के अंदर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इस केस का नाम सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसका आप ईयर भी ध्यान रखेंगे 1995 का। तो मैरिज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे मुस्लिम में।